फर्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। ओके, तो इसमें देख लेते हैं। उत्तर में है मांडा, दक्षिण में है दाइमाबाद, पश्चिम में है सूतकांगेडोर और पूर्व में है आलमगीरपुर। ठीक है, तो मांडा ये है जम्मू में, आलमगीरपुर ये है उत्तर प्रदेश में, दक्षिण में है दाइमाबाद ये है महाराष्ट्र में, और पश्चिम में है सूतकांगेडोर और ये है पाकिस्तान में। तो उत्तर में मांडा सही है, दक्षिण में दाइमाबाद सही है, पश्चिम में सूतकांगेडोर सही है और पूर्व में आलमगीरपुर सही है। इसमें डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, नर्मदा के दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था। तो एक बार हम पूरे 16 महाजनपदों के बारे में जान लेते हैं। महाजनपद ये है उनकी राजधानी, और इधर आएगा वर्तमान लोकेशन। ओके, तो पहला है अंग महाजनपद, इसकी राजधानी थी चंपा, और ये है वर्तमान बिहार के मुंगेर एवं बिहार में। ओके, 2 है मगध। तो मगध इसकी राजधानी थी राजगिरी और पटना। पहले इसकी राजधानी राजगिरी थी, उसके बाद पटना हो गई थी। पाटलिपुत्र, वर्तमान पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, और इसका पहले नाम था वर्तमान पटना और पहले इसका नाम था पाटलिपुत्र। पहले इसका नाम था पाटलिपुत्र। तो ये कहाँ थी, ये वर्तमान में नालंदा, गया और पटना में। उसके बाद देखते हैं हम तीसरा महाजनपद, ये है काशी, और इसकी राजधानी भी काशी ही थी। ठीक है, ये वर्तमान वाराणसी में पड़ता है। चौथा महाजनपद है वत्स, और इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, और ये इलाहाबाद या प्रयागराज, वर्तमान इलाहाबाद या प्रयागराज। पांचवा है कौशल, और इसकी राजधानी थी श्रावस्ती, और ये वर्तमान अवध वाला क्षेत्र है। छठा है सोरसेन, और इसकी राजधानी थी मथुरा, और ये वर्तमान में मथुरा वाला क्षेत्र है। सातवां है पांचाल, सातवां महाजनपद है पांचाल, और इसकी राजधानी थी अहिछत्र, और ये वर्तमान बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद यानी उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश। आठवां है कुरु,
और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ये वर्तमान मेरठ में पड़ता है, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है। नाइन्थ है, नौवा है मत्स्य और इसकी राजधानी थी विराटनगर और ये वर्तमान जयपुर में पड़ता है। अगला है 10वां है चेदी। इसकी राजधानी थी सोथिवती या बांदा और ये वर्तमान बुंदेलखंड में पड़ता है। 11वां है अवंती। और ये इसकी राजधानी थी उज्जैन और महिष्मती। ओके। और ये वर्तमान मध्य प्रदेश और मालवा में पड़ता है। 12वां है गांधार और इसकी राजधानी थी तक्षशिला पुरुषपुर। तक्षशिला और पुरुषपुर ये वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पड़ता है। उसके बाद 13वां है कंबोज। ये इसकी राजधानी थी राजापुर या राजापुरा। ये वर्तमान काबुल घाटी और कश्मीर में पड़ता है। फिर 14वां है अस्मक। इसकी राजधानी थी पैठान या प्रतिष्ठान और ये वर्तमान गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है, जो कि हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। 15वां है वज्जी। इसकी राजधानी थी वैशाली और जो वर्तमान वैशाली वाले एरिया में पड़ता है। और 16वां है मल्ल। इसकी राजधानी थी कुशीनारा और ये देवरिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो ये थे हमारे 16 महाजनपद। और नर्मदा गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद था? तो ये था अस्मक और इसकी राजधानी थी पैठान या प्रतिष्ठान। क्वेश्चन नंबर 3 है सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त के मध्य हुई संधि में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र प्रदान किए थे? तो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को एरियाना का क्षेत्र प्रदान किया था। और एरियाना के क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? हेरात, काबुल, कंधार और बलूचिस्तान, चारों आते हैं। तो हेरात को कहते हैं एरिया, कंधार को कहते हैं अरकोशिया, काबुल को कहते थे पेमी सदई और बलूचिस्तान को जेड्रोसिया। ओके, तो इसमें डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने भारत में सोने के सिक्के जारी किए? तो ये थे इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए और बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए कुषाणों ने। बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के, बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए कुषाणों ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है संगम साहित्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला है पांड्य शासकों को संगम स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है, एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा है
संगम साहित्य की लिपि देवनागरी है, जो कि गलत है। इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि और तमिल भाषा, तमिल भाषा। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुषाण साम्राज्य के पतन उपरांत तथा गुप्तों के उदय से पूर्व भारत में निम्नलिखित में से कौन सी राजतंत्रात्मक शक्तियां अस्तित्व में थी? तो कुषाणों के पतन के बाद और गुप्तों के उदय से पहले कौन सी राजतंत्रात्मक शक्तियां उदय थी, अस्तित्व में थी? तो ये थी नागवंश थी, ये राजतंत्र था। मालव, ये गणतंत्र था, तो इसकी बात ही नहीं होगी। फिर आभीर, ये राजतंत्र है और ये भी अस्तित्व में थी। इक्ष्वाकु, ये राजतंत्र है और ये भी अस्तित्व में थी। वाकाटक वंश, ये राजतंत्र है और ये भी अस्तित्व में थी। और योद्धे, ये गणतंत्र है। ओके, तो 2 और 6 नहीं होगा और होगा 1, 3, 4, 5। सी ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध में हर्षवर्धन की हार की सूचना निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ये सूचना प्राप्त होती है ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख से हर्षवर्धन के हार की सूचना प्राप्त होती है और इसके लेखक हैं, ऐहोल अभिलेख के लेखक थे रवि कीर्ति। ओके, और जो ये सूचना है कि हर्षवर्धन की हार हुई थी, ये हमको हेनसांग के विवरण से भी प्राप्त होती है। जो हर्षवर्धन है, हमको पता है कि ये पुष्यभूति वंश के थे और पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य वंश के थे। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराने के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की थी और हर्षवर्धन को हराया था 618-19 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अरब यात्री सुलेमान ने रोमा कहा? तो ये पाल राज्य को कहा। ओके, तो सुलेमान के बारे में एक दो बातें जान लेते हैं। एक तो ये अरब का यात्री था, ठीक है। उसके साथ साथ ही 850 AD में भारत आया था ये, ठीक है। उसके साथ साथ ही इसने ये पाल वंश के समय भारत आया था। पाल वंश के समय भारत आया। उसके साथ साथ ही इसने गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज को प्रतिहारों का महानतम शासक बताया। ओके, उसके साथ साथ ही ये राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष प्रथम के दरबार में 851 ईस्वी में गया। 851 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष प्रथम के दरबार में गया, ठीक है। सुलेमान इसने बताया कि राष्ट्रकूट राजवंश अमोघवर्ष के समय चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था और इसने राष्ट्रकूट राजवंश को विश्व के 4 महानतम राज्यों में बताया। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोखरी वंश के किस शासक ने पुष्यभूतियों के साथ मिलकर पश्चिमी सीमा पर हुणों को पराजित किया? तो ये थे सर्ववर्मन
सर्ववर्मन ने हुण शासक मिहिर कुल को पराजित किया। मिहिर कुल, हुण शासक, हुणों के महानतम शासक मिहिर कुल को पराजित किया। और ये सूचना हमको प्राप्त होती है हरहा अभिलेख से। हरहा अभिलेख से हमको ये सूचना प्राप्त होती है। ईशान वर्मा का टाइम पीरियड था 540 से 560। ग्रहवर्मन का टाइम पीरियड था 600 से 605। 600 से 605। सर्ववर्मन का टाइम पीरियड था 560 से 580। ओके, तो ये बातें हो गई सर्ववर्मन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हुण नरेश मिहिर कुल को पराजित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस शासक को जाता है? तो ये जाता है सर्ववर्मन को। सर्ववर्मन को जाता है और ये मोखरी वंश का शासक था। ये मोखरी वंश का शासक था सर्ववर्मन। ओके साथियों, तो MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 1 to 8 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।